नमस्कार दोस्तों, राधे राधे सभी को। मैंने जैसे कि आपको फेसबुक पे जो बताया था कि आज आपको साउंड का चैप्टर में बताऊंगा, तो मैं आज साउंड का चैप्टर आपको लेने आया हूं। आप को ये जो साउंड का चैप्टर है वो एनटीपीसी, रेलवे, ग्रुप डी हो गया आपका, राजस्थान जितने भी एग्जाम है वो हो गए, एसएससी हो गया, उसके अंदर 1 से 2 क्वेश्चन इसके मिलते हैं। हमारा जो टॉपिक है, हमारा जो कॉन्सेप्ट है, हम उसको बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही अच्छी तरीके से करेंगे। आप वो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अधिक से अधिक स्टूडेंटों को जोड़िए, जिससे कि उन्हें भी आगामी परीक्षाओं में अच्छा बेनिफिट हो सके और वो क्वेश्चन सही कर पाए। ठीक है, अब चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो अपना टॉपिक क्या था आज? साउंड, ध्वनि। ठीक है ना, क्या था? ध्वनि, राइट। अब देखिए आप, ध्वनि जो टॉपिक है आपका, पहली बात तो क्या है इसके अंदर कि इसको किसकी आवश्यकता होती है? एनर्जी की, ऊर्जा की, ऊष्मा की नहीं, ऊर्जा की। किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसे कि आप बोल रहे हो तो आपके अंदर से भी ऊर्जा बोलने में निकल रही है, वो ही क्या है? आपकी ऊर्जा है। ठीक है, अब चलते हैं कि इसको माध्यम की भी आवश्यकता होती है। ठीक है ना, किसकी आवश्यकता होती है? माध्यम की। माध्यम कैसे? जैसे कि आपकी अवस्थाएं कितनी होती हैं? 3 अवस्था होती हैं। कौन कौन सी? ठोस, द्रव और गैस। तो उसके अंदर भी आवाज का आना, साउंड का आना, तो वो माध्यम में ट्रेवल करती है, इसलिए माध्यम की आवश्यकता आपको होती है। निर्वात के अंदर साउंड नहीं सुन सकते, ये आपका एक क्वेश्चन बनता है कि क्या निर्वात के अंदर साउंड, आप ध्वनि सुन सकते हो? नहीं सुन सकते। मतलब अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्री कभी भी एक दूसरे की वॉइस या आवाज नहीं सुन सकते। सुन सकते हैं, ठीक है ना। क्या कहा मैंने कि निर्वात के अंदर साउंड नहीं सुन सकते, या फिर निर्वात के अंदर साउंड ट्रेवल नहीं करता है क्योंकि उसमें माध्यम नहीं होता है, और जहां पर अणु नहीं होंगे, जहां पर माध्यम नहीं होगा, वहां पर साउंड काम नहीं करती है, सुनाई नहीं देती है। तो अंतरिक्ष यात्री जो हैं वो बातें नहीं कर सकते, उनकी वॉइस आपस में सुनाई एक दूसरे को नहीं देती है। अच्छा, ठीक है। अब ये क्या है? ध्वनि जो है एक वेव के रूप में होती है। ये आपकी क्या है? एक वेव है, देखो, ठीक है ना। ये क्या है? आपकी एक वेव है। वेव को हिंदी में बोलते हैं तरंग। ये क्या है? आपकी तरंग है, ठीक है। तो ये किस तरंग के रूप में कार्य करती है, या फिर आपकी जो साउंड है उसकी चाल क्या होती है, उसकी आवृत्ति क्या होती है, उसका आयाम क्या होता है, ठीक है ना। वो ठोस, गैस, द्रव के अंदर किस स्पीड में काम करती है, ठीक है। इसका तीव्रता का मात्रक क्या होता है, ठीक है। यह कितनी डीबी पर आपको सुनाई दे सकती है, हृदय की धड़कन क्या आप सुन सकते हो, वो सारा हम आपको इसके अंदर बताएंगे। तो देखिए, साउंड जो है वो तरंग के रूप में चलती है, उसको माध्यम की आवश्यकता होती है, ये एनर्जी के रूप में कार्य करती है, ऊर्जा होती है इसके अंदर, ऊर्जा लेती है ये। निर्वात के अंदर इसका उपयोग नहीं हो सकता, ठीक है ना। अंतरिक्ष यात्री बात नहीं कर सकते। ये सारे आपके क्वेश्चन बनते हैं। अब चलते हैं कुछ आगे की तरफ। आप चाहो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं साइड हो जाता हूं। हाँ, तो अब चलते हैं, देखो आगे की तरफ। मैंने आपको बताया था वेव के बारे में। तो देखिए, ये आपकी एक वेव हो गई, ठीक है ना। क्या हो गई? ये वेव।
तरंग। तो ये किस वे पे काम करती है? ये यांत्रिक तरंग के रूप में कार्य करती है। ठीक है ना। अब यांत्रिक तरंग दो तरह की होती हैं, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य। तो आप सुन लीजिए कि आपको अनुदैर्ध्य तरंग ही काम में आती है। क्यों आती है मैं बताऊंगा आपको आगे। अब चलते हैं इसमें आगे की तरफ। क्या है कि भाई ध्वनि की चाल और ध्वनि की आवृत्ति, इनका सूत्र क्या होता है, इनमें संबंध क्या होता है, वो मैं आपको बताता हूं। चाल को आप स्पीड बोल सकते हो, इसलिए अपन इसको एस से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? एस से लिखते हैं। और ये होता है आपका लैम्बडा अपॉन टी। इसको लिखते हैं आवृत्ति को अपन किससे? एफ से या बी से। ये होती है 1 अपॉन आपकी टी। अब देखिए लैम्बडा क्या है आपका, तो देखिए ये वेव आपकी क्या होती है? लेंथ होती है, और ये आपका टाइम शेड्यूल होता है। तो लेंथ जो होती है वेव लेंथ, उसको लैम्बडा बोलते हैं, और टाइम को टी आपको बोलना है। अब चलते हैं आगे और इसमें कि भाई आवृत्ति जो है इसकी आपकी ऐसा यूनिट क्या होती है? यूनिट क्या होती है? देखो ध्वनि की जो यूनिट होती है आपकी, वो होती है हर्ट्ज। क्या होती है? हर्ट्ज। मैं लिख देता हूं हर्ट्ज। ठीक है ना। और इसका ऐसा जो मात्रक होता है वो होता है आपका सेकंड -1 या फिर t-1। अब वो कैसे हुआ वो देखिए, 1 अपॉन टी आपका लिख रहा है, तो मतलब ये हुआ कि टी की घात कितनी है? 1 घात है। ऊपर जाएगा टी घात -1 हो जाएगी, और आप टी को सेकंड से भी लिखते हैं, तो इसलिए 1 अपॉन एस, तो ये 1s-1 भी आपकी हो जाएगी। ठीक है। अब इन दोनों का संबंध ज्ञात करते हैं। ध्वनि का चाल एवं आवृत्ति में संबंध क्या होगा? ठीक है ना। इनका संबंध क्या होगा, आप इसको एक बार देखिए कि ध्वनि की चाल और आवृत्ति आपको निकालना है क्या? यांत्रिक तरंग में ये कार्य करती है। अब इनका अपन संबंध ज्ञात करते हैं। तो देखो संबंध कैसे ज्ञात करेंगे। आपने लिखा एस बराबर लैम्बडा अपॉन टी। मैं क्या करता हूं कि लैम्बडे को एस के नीचे ले आता हूं, तो एस बटे लैम्बडा बराबर टी, 1 अपॉन टी, सॉरी 1 अपॉन टी। ये आपको दिख रहा है? मैं एक बार चेक करता हूं, दिख रहा है। ओके। अब देखिए लैम्बडा जो नीचे आ गया इसके, और ये 1 अपॉन टी जो है आपका क्या है? 1 अपॉन टी जो आपका है वो इसका मान क्या है? आवृत्ति, मतलब फ्रीक्वेंसी इसका मान है। अपन लिख देते हैं एस अपॉन लैम्बडा बराबर फ्रीक्वेंसी वी। एस बराबर आपका हो गया लैम्बडा वी बजगुणा करने पर। तो आपका क्या संबंध बना इनका? आपका संबंध बनता है कि जो ध्वनि की चाल होती है वह वेवलेंथ मतलब लैम्बडा और आवृत्ति के गुणनफल के बराबर होती है। क्या हुआ आपका कि जो लैम्बडा इंटू बी करा आपने, वो चाल के क्या होती है? बराबर होती है। समझ में आ गया? ऐसा यूनिट आपको बता दिया मैंने, यूनिट क्या होती है इसकी। ठीक है ना। अच्छा कैसे निकालते हो बता दिया मैंने आपको। ऐसा यूनिट का चैप्टर भी लेंगे, उसमें आपको और ब्यौरा देंगे इसका, और जो तरंग है उनके बारे में चैप्टर लेंगे, उसके बारे में अनुदैर्ध्य अनुप्रस्थ के बारे में बहुत आपको बताया जाएगा। अभी आप ध्वनि का चैप्टर है, इसके अंदर जितना पूछ जाता है वो मैं उतना बता रहा हूं। समझ में आया आपको? इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कि ध्वनि जो आपकी है उसका माध्यम में चाल का क्या रेंज रहता है। जैसे कि 3 माध्यम होते हैं आपके। पहला होता है ठोस, दूसरा होता है द्रव, और तीसरा होता है गैस। और मैंने आपको बताया कि निर्वात में कोई भी ध्वनि काम नहीं करती है आपकी। ठीक है ना। मैंने बताया था आपको। तो देखिए ठोस में क्या होता है कि जो अणु है आपके वो क्या होते हैं? पास पास होते हैं। इसमें अणु जो है
वो पास पास भी होते हैं लेकिन थोड़े दूर दूर होते हैं, और इसमें भी अणु होते हैं जो कि बहुत दूरी पर होते हैं, ठीक है ना। तो देखो तीनों में अणु होते हैं, बट क्या है कि अणुओं की आपस में संबंध होना, जुड़ना इनमें अलग अलग होता है। जैसे गैस में दूर दूर होते हैं और द्रव में थोड़ा सा पास होते हैं, और ठोस में बिल्कुल ही पास होते हैं। तो देखिए ठोस में ध्वनि की जो माध्यम है, ध्वनि का जो चाल है, सबसे अधिक होती है कितनी, 5130 मीटर प्रति सेकंड, मिली सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। अच्छा, फिर इसके बाद द्रव में कितनी होती है, तो देखो द्रव में आपकी होती है 1483 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है ना। और सबसे कम होती है गैस में, क्योंकि गैस के अणु जो होते हैं वो दूर दूर होते हैं, कितनी होती है 332 से 334। समझ में आया आपको बात, क्या कहा मैंने कि ठोस में अणु पास पास होते हैं, इसके कारण सबसे अधिक स्पीड होती है 5130 मीटर प्रति सेकंड होती है। और द्रव्य जो है उसमें अणु थोड़े कम पास पास होते हैं, तो उसमें 1483 मीटर प्रति सेकंड होती है। और जो गैस होती है उसके अंदर अणु बहुत दूर दूर होते हैं, इस कारण इनकी स्पीड भी कम होती है, 332 या 334 मीटर प्रति सेकंड। किताबों में दोनों दिए होते हैं, अलग अलग दिए होते हैं, तो आप ये देख लेना, ठीक है। अब निर्वात में तो होता ही नहीं है, छोड़ दिया निर्वात को अपन ने। अब चलते हैं आगे कि ध्वनि पर ताप का, दाब का कोई प्रभाव पड़ता है क्या, वो अपन को देखना है आगे, ठीक है ना। तो आपने ये उतार लिया होगा, तो अपन आगे चलते हैं कि ध्वनि का ताप, ध्वनि का ताप, यहां लिख देता हूं मैं आर्द्रता, और यहां लिख देता हूं मैं दाब, पर प्रभाव, पर इफेक्ट, पर इफेक्ट, प्रभाव, ठीक है ना। देखिए मैं आपको बताता हूं पूरा, अपना एक ही कॉन्सेप्ट है, अपन को शॉर्ट और उसके अंदर सब समा जाए ऐसा काम करना है, टाइम भी कम लगे और समय भी पूरा आना चाहिए आपको, ठीक है। तो देखिए आगे कि ध्वनि पर ताप, आर्द्रता, दाब का क्या इफेक्ट होता है। तो देखो दाब का तो इफेक्ट होता ही नहीं है, तो ये तो आपको कैंसिल हो गया। अब चलते हैं ताप और आर्द्रता पे। यदि आपका ताप या आर्द्रता, ताप या आर्द्रता अधिक होती है, अधिक का चिन्ह ये रहा, मैं इसको अधिक लिख देता हूं यहां पर, और एक आपकी होती है ताप और आर्द्रता कम, मतलब नीचे। यदि ताप और आर्द्रता, ताप आर्द्रता अधिक होंगी तो देखो ध्वनि भी क्या होगी, अधिक होगी, ठीक है। और कम होंगी तो ध्वनि क्या होगी आपकी, कम होगी। शॉर्ट एंड स्वीट देखो क्या बोला मैंने कि ताप और आर्द्रता यदि अधिक होती है तो ध्वनि भी अधिक होगी, और ताप और आर्द्रता कम होती है तो ध्वनि भी आपकी कम होगी। समझ में आ गया आपको, समझ में आ गया। देखिए ये पूरा एक कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको 4 लाइनों में करा दिया है, स्वीट शॉर्ट, अच्छा तो सारा कुछ इसके अंदर आ भी गया। क्वेश्चन आपके बनते हैं, इसी से बनते हैं, तो आपको अच्छा लगा होगा ये। तो आपको वीडियो लाइक तो करनी है बहुत सारी बोलते ही हैं। ऊपर से क्या करना है, जितने भी स्टूडेंट हैं उनको सभी को जोड़ें, जिससे कि हमारा मनोबल भी बढ़े। हम और सब्जेक्ट भी इसके अंदर डालें, इंग्लिश भी डालने की कोशिश करेंगे, ठीक है, जीके भी डालने की कोशिश करेंगे। तो आप देखिए अब आगे। और अच्छा आज क्या है, जिस दिन मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं तो आज है फादर्स डे। तो आप सभी के लिए सॉरी बोलना चाहूंगा कि एक दिन बाद वीडियो बनेगी, तो मैं आज बोल देता हूं आपको कि हैप्पी फादर्स डे। देखो पापा होता क्या है, क्या पापा आपका होता क्या है, तो आपको पता है पापा की डेफिनेशन क्या होती है। तो देखो वो लोग बोलते हैं ना पापा पापा सबको, आजकल तो क्या डैड बोलने लग गए, जो कि नहीं बोलना चाहिए। बट पापा की डेफिनेशन क्या होती है, वह व्यक्ति जो आपकी कमियों को, गलतियों को, बुरी हैबिटों को ये बोलकर
त्याग देता है कि चल बेटा कोई बात नहीं, आगे से मत करना, वही होता है पापा, मतलब आपके पापों को धोने वाला। तो उनकी इज्जत कीजिए, उनकी बातें मानिए और उनका सिर ऊंचा करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, धन्यवाद। अब देखिए, अब आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे देखिए, आप आगे से कॉन्सेप्ट कराते हैं। अब देखिए, चलते हैं ध्वनि के प्रकारों पर कि ध्वनि के प्रकार कितने होते हैं। तो देखिए, ध्वनि के दो प्रकार होते हैं आपके, ठीक है ना। दो प्रकार होते हैं, एक तो होता है आपका क्या, श्रव्य, और एक होता है आपका अश्रव्य। ठीक है ना, श्रव्य और अश्रव्य। मैं इंग्लिश का उपयोग इसलिए नहीं करता, इसमें कम इंग्लिश का उपयोग इसलिए करता हूं क्योंकि इंग्लिश ठीक है, लेकिन हिंदी में समझना मैं ज्यादा अच्छा मानता हूं। बाकी मैं बीटेक करा हुआ हूं तो इंग्लिश मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, बट हिंदी के अंदर बहुत कम बच्चों को कॉन्सेप्ट मिलते हैं, वो समझ नहीं पाते हैं पूरा। जैसे रेलवे के अंदर इंग्लिश नहीं आती है तो उन्हें इंग्लिश की जरूरत भी नहीं है। तो अब देखते हैं आगे, देखिए क्या है कि श्रव्य जो है आपका और अश्रव्य। अब अश्रव्य जो है वो भी दो भागों में विभाजित है। अब दो भाग कौन कौन से हैं उसके, ठीक है ना। तो देखिए, दो भाग उसके हैं, अपश्रव्य और एक आपका है पराश्रव्य। पराश्रव्य, ठीक है ना। ये इसके आपके दो भाग हैं। कौन कौन से हैं, एक तो है अपश्रव्य और एक पराश्रव्य। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि ध्वनि के जो प्रकार हैं, श्रव्य और अश्रव्य दो हैं, और अश्रव्य की दो हैं, अपश्रव्य और पराश्रव्य। देखिए, श्रव्य क्या होता है और अपश्रव्य क्या होता है और पराश्रव्य क्या होता है, मैं आपको बताता हूं। तो देखिए, आपका जो श्रव्य है वो क्या है कि 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि श्रव्य के अंदर आती है, ठीक है ना। और 0 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज से कम, इससे कम की ध्वनि अपश्रव्य में आती है, और अबव 20,000 के हर्ट्ज 20,000 के हर्ट्ज की ध्वनि आपकी पराश्रव्य में आती है। मतलब क्या है कहने का कि यदि आदमी, मनुष्य या मानव जो सुन सकता है वो ये वाली ध्वनि है, श्रव्य ध्वनि है, जो इसको सुन सकता है। अच्छा, इसको पैदा कौन कौन करता है, तो देखिए, इसको पैदा जो करने वाले हैं वो आपके हैं जानवर और मनुष्य। मतलब समझो आप कि श्रव्य जो ध्वनि है उसको मनुष्य सुन सकता है, जानवर भी सुन सकता है, ठीक है ना। और पैदा जानवर और मनुष्य दोनों ही कर सकते हैं। अब चलते हैं अश्रव्य ध्वनि, अपश्रव्य ध्वनि। इसमें क्या है, इसको पैदा कौन करता है, तो देखो, इसको पैदा जो करता है वो प्राकृतिक आपदा पैदा करती हैं, जैसे कि आपका बाढ़ आना, भूकंप आना। तो ये जो है वो आपका प्राकृतिक आपदा के अंदर आती हैं। और इनको सुन कौन सकता है, तो इनको देखो ओनली जानवर ही समझ सकता है, सुन सकता है। जैसे कि सांप है, उसके कान नहीं होते हैं, तो वो क्या करता है, जो आप जैसे कि बोर्ड बज रहा है, तो अब इस जो कान नहीं होंगे तो वो क्या है, इसकी जो धमक है उसको सुनेगा, इसकी जो पैदा हो रही है ध्वनि उसको वो सुन नहीं सकता क्योंकि उसके पास कान नहीं है। बट वो क्या है, इसकी जो वेव्स हैं उनको समझने की कोशिश करता है, तो उसे ही अपश्रव्य कहते हैं। मतलब इसको पैदा प्राकृतिक आपदा करती है और सुन इसको ओनली जानवर सकते हैं, मनुष्य इसको नहीं सुन सकता। समझ में आया हुआ था आपको, चलो ठीक है। अब चलते हैं पराश्रव्य, अल्ट्रासोनिक जो आपकी वेव्स हैं, ध्वनि है, उसे कौन पैदा कर सकता है और कौन सुन सकता है। तो देखिए, इसको पैदा
कौन कर सकता है? देखो इसको पैदा चमगादड़ कर सकता है। कौन? चमगादड़। और सुन भी चमगादड़ सकता है। समझ में आया बात आपको? पैदा कौन कर सकता है? चमगादड़। देखिए आप एक बार वापस देखिए कि मैंने क्या बताया आपको कि आपकी जो श्रव्य ध्वनि है उस वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की होती है और उसे जानवर और मनुष्य पैदा कर सकते हैं और सुन भी जानवर और मनुष्य ही सकते हैं। ठीक है ना? फिर चलते हैं अपश्रव्य ध्वनि पर। उसे पैदा वो कितनी होती है? 0 से 20 हर्ट्ज तक होती है। उसे पैदा कौन कर सकता है? प्राकृतिक आपदा। और सुन कौन सकता है? जानवर हो गए, पक्षी हो गए, पशु हो गए। ठीक है ना? और पैरासोनिक अल्ट्रासोनिक मतलब प्राश्रव्य है, ये 20,000 और इसको सुन भी जानवर ही सकते हैं। ये मैं आपको बता रहा था। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं और इसमें कि जो ये ध्वनि है इसको क्या मानव सुन सकते हैं? पराश्रव्य को नहीं सुन सकते। ठीक है ना? ओनली मानव एक को सुन सकते हैं, श्रव्य ध्वनि को। ठीक है ना? वो अपश्रव्य ध्वनि को भी नहीं सुन सकते। जैसे कि बाढ़ भूकंप आती है, अपन सुन नहीं सकते कि आने वाली है, समझ नहीं सकते, जानवर ही समझ सकते हैं इसको। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर चलते हैं आगे की तरफ। अब चलते हैं आगे की तरफ ध्वनि में। एक तो देखो आपका होता है रडार और एक आपका होता है क्या? सोनार। ठीक है ना? तो रडार और सोनार क्या क्या होते हैं इसकी फुल फॉर्म बताऊंगा। पहले तो मैं आपको क्या होता है देखिए। रडार क्या होता है आपका? रेडियो ठीक है ना? क्या? रेडियो। और डी का मतलब होता है डिटेक्टर और आपका आर का मतलब क्या होता है? आपका आर का मतलब होता है रेंजिंग। ठीक है ना? ये रडार का मतलब होता है। अब ये वेव कौन सी यूज करता है? तो देखिए ये वेव आपकी यूज करता है इंफ्रासोनिक मतलब अब श्रव्य। ठीक है ना? अब श्रव्य ये वेव यूज करता है। ठीक है ना? अच्छा, इसका उपयोग कहां कहां होता है? यूज इसका कहां कहां होता है? तो समुद्र के पानी में मतलब पानी, धरती और आकाश, तीनों जगह इसका उपयोग होता है। काम कैसे करता है? देखो ये इसका एक बिंदु हो जाता है, इससे ये चारों तरफ काम कर सकता है। ठीक है ना? इस तरह से। और इसकी जो रेंज होती है वो इस तरह से चलती रहती है। मतलब इसकी जो रेंज में जो भी व्यक्ति आ जाता है उसको ये डिटेक्ट कर लेता है, पता लगा लेता है कि ये अपनी रेंज में है। जैसे कि पाकिस्तान के जहाज अपनी रेंज में घुसते हैं तो अपन थल सेना, वायुसेना और जल सेना तीनों इसी चीज का उपयोग करती हैं और वो उससे पता लगाती हैं कि कौन अपनी रेंज में घुसा है। अब चलते हैं सोनार पे। ठीक है ना? तो सोनार की फुल फॉर्म क्या होती है? पहले तो ये अपन को पता करना है। फिर इसके बाद अपन यूज करते हैं क्या कि इसकी भाई कौन सी वेव यूज करती है, ये ध्वनि कौन सी होती है इसकी। ठीक है ना? फिर अपन यूज करते हैं क्या कि कहां कहां पर इसका यूज हो सकता है। तो देखिए सोनार की फुल फॉर्म क्या होगी? साउंड। और एन का मतलब क्या होगा? नेविगेशन। ठीक है ना? एन का मतलब क्या हो गया आपका? नेविगेशन। और आर का मतलब आपका सेम रहता है। क्या होता है आर का मतलब? रेंजिंग। ठीक है ना? इसमें जो ध्वनि यूज होती है वो पराश्रव्य ध्वनि यूज होती है। कौन सी यूज होती है? पराश्रव्य ध्वनि यूज होती है। अच्छा, ये जो काम करती है यूज जो इसका है वो ओनली जल के अंदर है। जैसे कि पनडुब्बी होगी, समुद्री पनडुब्बी।
मतलब कहने का क्या है कि ये जो चलती है वो इस तरह से चलती है, जैसे ये सुनार लगा हुआ है आपका तो ये नीचे जाएगी, ठीक है ना। इसका उपयोग किस लिए किया जाता है, जैसे कि पनडुब्बी में देखा जाता है कि इसके नीचे के दुश्मन की पनडुब्बी तो नहीं है, कोई चट्टान तो नहीं है, तो उसके लिए सोनार का उपयोग किया जाता है। अच्छा, इसका उपयोग आप धरती और आकाश पर नहीं कर सकते हैं, ओनली इसका उपयोग पनडुब्बी समुद्र के अंदर ही हो सकता है, ठीक है ना। अब देखिए आगे, आप देखिए कि एक क्वेश्चन आता है आपका कि समुद्र की गहराई किससे नापी जा सकती है। तो देखो, एक तो सोनार हो गया आपका, सोनार से आप समुद्र की गहराई पता लगा सकते हैं कि हम कितने डीप में हैं। बट यदि आपको क्वेश्चन में दे दे 4 ऑप्शन, जैसे कि एक ऑप्शन आपको सोनार नहीं दिया हुआ है, तो समुद्र की गहराई नापने के लिए, समुद्र की गहराई मापने के लिए जिस यंत्र का उपयोग होता है उस यंत्र का नाम आपको याद रखना है, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। वो यंत्र क्या है आपका, फेटोमीटर। अब इसका हिंदी और इंग्लिश एक ही है, तो इसको इसलिए मैंने इंग्लिश में लिख दिया, क्या है, फेटोमीटर। याद रखोगे आप, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके लिए कि समुद्र की गहराई मापने के लिए सोनार का उपयोग किया जाता है, मानते हैं, बट उसका जो यंत्र है उसे फेटोमीटर बोला जाता है। मतलब कि सोनार जो है वो ओनली काम क्या आता है कि समुद्र के अंदर कोई दुश्मन की पनडुब्बी तो नहीं है, कोई चट्टान तो नहीं है, वो देखने का काम आता है। लेकिन जो आपको समुद्र की गहराई मापते हैं वो फेटोमीटर से नापते हैं। अच्छा, इनका उपयोग क्यों करते हैं, इनका उपयोग, देखो उनका उपयोग होता कैसे, जैसे कि मान लो ये चट्टान है आपकी या फिर कोई पनडुब्बी है। अब यहां पर चल रही है अपनी इंडिया की पनडुब्बी, ठीक है ना, ये इंडिया की पनडुब्बी चल रही है। अब यहां पर लगा हुआ है सुनार, वो नीचे नीचे भेजेगा, तो उसे पता चले, यहां से भेज जाएगी टकरा के वापिस ऊपर, तो उन्हें पता चलेगा कि नीचे क्या है, एक चट्टान है, तो वो इस दिशा को आगे ले जाएंगे पनडुब्बी को। समझ में आया आपको बात। यदि ये नहीं होगी तो वे वापिस जाएगी, बता देगी भाई कुछ नहीं है नीचे, तो ये नीचे इसको ले सकते हैं। कोई दूसरी पनडुब्बी यहां पर होती है मान लो, ठीक है ना, कोई दूसरी पनडुब्बी यहां पर होती है मान लो, तो पता चल जाएगा पनडुब्बी दूसरी है, तो वो भी ये आगे इसको ले जाएंगे और इस पर यदि आक्रमण करना होगा तो कर देंगे। समझ में आया आपको इसका पूरा यूज, ठीक है। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं और आगे की तरफ। अब करते हैं अपन किसका काम, ध्वनि का स्तर का काम करते हैं। मतलब कहने का क्या है कि ध्वनि आप कितने पर सुन सकते हो, कितने पर आप नहीं सुन सकते हो। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि ध्वनि की तीव्रता का जो मात्रक होता है, तीव्रता का मात्रक वो आपका होता है डीबी, मतलब डेसीबल। क्या होता है, डीबी, डेसीबल, ठीक है ना। अब देखिए क्या होता है कि 0 डीबी पर, इंपॉर्टेंट है ये देखना, 0 डीबी पर कोई ध्वनि नहीं होती है। क्या नहीं होती है, कोई ध्वनि नहीं होती है। फिर चलते हैं आगे, 10 डीबी से आपकी ध्वनि क्या होती है, स्टार्ट होती है, जिसको आप सुन सकते हो। क्या कर सकते हो, सुन सकते हो। किस पर, 10 डीबी पर। अच्छा, दिल की जो धड़कन होती है आपकी, दिल की धड़कन वो कितनी होती है, 5 डीबी से 7 डीबी के बीच में होती है, ठीक है ना। तो उसको आप सुन नहीं सकते, ओनली आप महसूस कर सकते हो लगा के कि हाँ कुछ धड़क रहा है, लेकिन सुन नहीं सकते हैं। क्या नहीं कर सकते, सुन नहीं सकते। इसके लिए डॉक्टर लोग उपयोग करते हैं उपकरण का, स्टेथोस्कोप का उपयोग करते हैं, उससे यह सुना जा सकता है, ठीक है ना। अब चलते हैं आगे की तरफ कि 35 डीबी से और 60 डीबी के बीच, 35 डीबी से और 60 डीबी के बीच आप बातचीत कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, तो मेरी आवाज
60 डीबी और 35 डीबी के बीच में ही है। आप कान उंगली लगा रहे हो, थोड़ी उससे वॉल्यूम बढ़ जाती है, बट ये इतनी ही डीबी के बीच में आती है। अच्छा, सुनने योग्य सबसे अच्छी WHO ने जिसको अच्छी ध्वनि मानी है वो 45 डीबी है, कि 45 डीबी पर आप सुन सकते हो, तो वो आपके कानों के लिए बहुत ज्यादा बेस्ट होगा। ठीक है ना। अब चलते हैं और आगे की तरफ, कि यदि आपको 80 डीबी से और 120 डीबी के बीच में ध्वनि सुनाई दे तो आप क्या करोगे? तो देखो, इसमें क्या होता है, नॉइज पॉल्यूशन आपका होता है, मतलब ध्वनि प्रदूषण आपका होता है। जैसे कि भावों की आवाज वो ध्वनि पॉल्यूशन में ही आती है। फिर चलते हैं और आगे, यदि 120 डीबी से 180 डीबी यदि ध्वनि होती है तो उसमें क्या आपका होता है? तो देखो, इसमें क्या होता है कि जो काने हैं, पर्दा खराब हो जाता है। ठीक है ना। यदि आपकी 120 डीबी से अबव है तो आदमी का, मनुष्य का दिमाग खराब या उसकी मृत्यु हो जाती है। वापिस समझिए, आप देखिए क्या बोला मैंने, कि ध्वनि का जो स्तर है वो आपका, उसकी तीव्रता डीबी पर चलती है। मतलब यदि वो 0 डीबी पर है तो कोई ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है, वो सुन नहीं सकता उसको। 10 डीबी से अधिक ध्वनि पर ही ध्वनि सुनना स्टार्ट होती है। जैसे कि दिल की धड़कन आपकी है वो 5 से 7 डीबी के बीच में होती है, तो उसको आप सुन नहीं सकते हो, ओनली महसूस कर सकते हैं। उसके लिए जो डॉक्टर लोग हैं वो एक उपकरण का उपयोग करते हैं जिसको स्टेथोस्कोप बोला जाता है। अच्छा, फोन पे जो रात को बातें करते हैं कुछ लोग, तो वो 10 डीबी के अंदर ही बोला जाता है। ठीक है ना। तो वो बातें सुन तो सकता नहीं, लेकिन क्या है, महसूस करता है, उसका हाँ और ना में जवाब देता है। जैसे कि अपन बात करते हैं ना, हानो कौन ऐसे, तो वो क्या है, ओनली आवाज महसूस करा जाता है। जैसे कि रात को बोलते हैं ना बाबू लोग, सोना लोग बोलते हैं कि खाना खाया कि नहीं खाया, वो इस तरह से ही। अच्छा, फिर चलते हैं कि 35 डीबी से 60 डीबी के जो बीच है उसमें आप बातचीत करते हो, और इसी डीबी के बीच में बातचीत करते हैं और सुन सकते हैं। WHO के अनुसार 45 डीबी, कितनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, 45 डीबी आपका बेस्ट आवाज सुनने का है। 80 डीबी से 120 डीबी के अंदर नॉइस पॉल्यूशन होता है, ध्वनि प्रदूषण होती है। 120 डीबी से 180 डीबी के अंदर कानों के पर्दे खराब हो जाते हैं, और यदि 180 डीबी से ऊपर ध्वनि आती है तो उसके अंदर आदमी की दिमाग की हालत खराब होना और उसकी मृत्यु भी आपकी हो सकती है। ठीक है, समझ में आया आपको? अब चलते हैं इकोसिस्टम की तरफ। ठीक है ना। इकोसिस्टम पे चलते हैं। इकोसिस्टम क्या होता है आपका, वो मैं आपको बताता हूं। ठीक है ना। देखो, इसका हिंदी अर्थ होता है प्रतिध्वनि। क्या होती है? प्रतिध्वनि, मतलब ध्वनि का लौट के वापस आना। जैसे कि इधर कोई व्यक्ति है, वो बोल रहा है, ठीक है ना, वो क्या कर रहा है, बोल रहा है, ठीक है। अब इधर कोई दीवार है, ये क्या है आपकी, कोई दीवार है। अब वो बोलेगा तो ध्वनि कैसी जाएगी, देखो उसकी ध्वनि जाएगी इस प्रकार से, ठीक है ना। इस दीवार से वापस टकरा के ध्वनि का आना आई कैसे, इस प्रकार ही आएगी। वापस सुनना, ये क्या है, प्रतिध्वनि, इकोसिस्टम है। अब जो इनके डिस्टेंस होना चाहिए दीवार का और मनुष्य का या फिर व्यक्ति का, वो कितना होना चाहिए, 17.1, कितना, 17.1 मीटर। बहुत सी किताबों में दे रखा है आपको 17 मीटर, तो आप 17.1 या 17 मीटर कंफर्म समझ लीजिए। दूसरा क्या है कि टाइम कितना लगना चाहिए, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो टाइम लगना चाहिए 1/10 सेकेंड, कितना, 1/10 सेकेंड, या
आप बोल सकते हो इसको, या आप बोल सकते हो इसको 0.1 सेकेंड आपका टाइम लगना चाहिए। तो प्रतिध्वनि आपको सुनाई दे सकती है, ठीक है ना। इससे ही इकोसिस्टम बोला जाता है। क्वेश्चन कैसे बनता है कि इकोसिस्टम में जो आदमी और दीवार के बीच में, या फिर दो श्रोता और बोलने वाला श्रोता के बीच में दूरी कितनी होनी चाहिए? 17.1 मीटर होनी चाहिए। कितनी? 17.1 मीटर या फिर 17 मीटर होनी चाहिए। और टाइम ट्रेवल कितना होना चाहिए? टाइम कितना लगना चाहिए? 0.1 सेकेंड आपका टाइम लगना चाहिए। जैसे कि मैं बोल रहा हूं ना, तो तुरंत बोल रहा हूं तो 0.1 सेकेंड का टाइम लग रहा है, तो आपको प्रतिध्वनि वापिस मेरे कानों में आ रही है, ठीक है ना। इसे ही इकोसिस्टम बोलते हैं। या फिर आप इसको बोल सकते हो ध्वनि का परावर्तन। क्या बोल सकते हो? ध्वनि का परावर्तन, ठीक है ना। ये नाम भी इसको आप दे सकते हैं। समझ में आया आपको? बात समझ में आई? ठीक है, इसको एक बार और देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे इसकी पे। अब देखिए, आपके 2 पॉइंट रह रहे हैं। एक तो आपका रह रहा है क्या? पिच। और एक वो रह रहा है आपका डॉपलर प्रभाव। देखो, पहले मैं आपको समझा देता हूं डॉपलर प्रभाव क्या है। आपका जैसे कि कोई ट्रेन है, ये क्या है आपकी? कोई एक ट्रेन है, और यहां पर ये प्लेटफॉर्म है। कोई व्यक्ति यहां डोल रहा है, कोई यहां डोल रहा है। ये क्या है? मेंस हैं, व्यक्ति हैं, पुरुष हैं, ठीक है ना। अब क्या होता है कि ट्रेन जैसे आ रही है तो इस व्यक्ति को आवाज तेज सुनाई देगी। क्या हो रही है? आ रही है तो आवाज तेज होगी, तेज। और यदि ट्रेन यहां से यहां पहुंच जाती है, ट्रेन अब यहां आ जाती है ट्रेन, तो इस आदमी को इसकी आवाज कम सुनाई देगी। क्यों देगी? उसके पीछे रीजन देखिए आप। ध्वनि क्या करती है? माध्यम में ट्रेवल करती है। तो मैंने आपको बताया, यदि मान लो इन दोनों की डिस्टेंस ज्यादा होगी, एक डिस्टेंस से अधिक डिस्टेंस निकल जाएगी, तो इसका आवाज कम आएगी। और इसको क्या आएगी? इसके पास डिस्टेंस कम हो रही है तो आवाज ज्यादा आएगी। तो वह जाल प्रभाव यही है कि श्रोता और माध्यम दोनों में अंतर जो होता है, उसमें ही ध्वनि का अधिक और कम होना डॉपलर प्रभाव कहलाता है। इससे अधिक क्वेश्चन आपका आता नहीं है। समझ में आई आपको? अब चलते हैं आप किस पर? पिच पर, कि पिच क्या है आपका। तो देखो, पिच क्या होता है? सीधा सिंपल देखो आप, महिला और पुरुष, इनकी आवाज का डिफरेंट देखो कैसे। महिला की आवाज क्या होती है? पतली होती है, और पुरुष की क्या होती है? मोटी होती है। अब क्यों होती है? देखो, ये मोटी पतली आवाज होने का रीजन क्या है कि महिलाएं और जो बच्चे होते हैं, महिलाएं और बच्चे, उनमें पिच होती है। क्या होती है? पिच होती है। और पुरुष में क्या होती है? वो पिच नहीं होती है। या फिर आप बोल सकते हो कि ये इसके अंदर पिच होने के कारण ही इनकी आवाजें पतली होती हैं। पिच महिला और बच्चों में होने के कारण आवाज पतली होती है, ठीक है ना। और पुरुष में क्या होता है? पुरुष में होता है लाउडनेस। इसके कारण की आवाज क्या होती है? मोटी होती है। अब देखिए, साइंस का तरीका समझिए। साइंस का तरीका क्या है इसके अंदर, कि जिसमें पिच होगी आवाज पतली होगी, मतलब उसकी क्या है? आवृत्ति क्या है? ज्यादा है। और पुरुष की आवृत्ति क्या होती है? कम होती है। क्या होती है? कम होती है, ठीक है ना, कम होती है। अच्छा, अब ये बताइए मेरे को आप कि जो पुरुष की जो आवृत्ति होती है या फिर आयाम जो होता है, जैसे कि ये एक पुरुष का क्या है? आयाम है। जैसे ये देखिए, ये इसका क्या है? आयाम कितना होता है? 20। कितना होता है? 20, ठीक है ना। एमएम बोल रहे हो आप इसको। और महिला कितना होता है? महिला का होता है 12 से 15 एमएम, बच्चों का महिला का, जिसका यानी बच्चों की आवाज
और महिलाओं की आवाज पेनी और तीखी होती है, ठीक है ना। अच्छा, जो आपका वोकल है, वोकल आपका जो है कोड, वो भी कितना होता है आपका, मतलब वोकल कोड किसे बोलते हैं, ध्वनि यंत्र को। ध्वनि यंत्र कितना है आपका, 12 से 15 mm आपका ध्वनि यंत्र होता है, ठीक है ना। तो आप समझ गए पिच क्या है। पिच क्या है, पुरुष और महिलाओं और बच्चों की आवाज में अंतर। जैसे कि पुरुष और महिला और बच्चे तीनों में महिला और बच्चों की आवाज क्या होती है, पतली होती है और तीखी होती है। उसके पीछे रीजन होता है कि इनके अंदर पिच होती है और पिच होने के कारण इनकी आवाज पतली होती है, इनकी आवृत्ति ज्यादा होती है और इनका जो वोकल कॉर्ड होता है वो 12 से 15 mm का होता है। पुरुष है तो लाउडनेस होता है, मोटी आवाज होती है, आवृत्ति कम होती है और उसका आयाम है वो 20 mm का होता है। समझ में आ गया आपको। देखो ये आपका पूरा टॉपिक साउंड का खत्म हो चुका है। इससे अधिक क्वेश्चन आपके किसी भी पेपर में नहीं बनते हैं। इसके क्वेश्चनों की सीरीज अपन लेके आएंगे और उसको उस क्वेश्चन से आप सॉल्व करना, आपको पता चल जाएगा कि जो हमने पढ़ा है वो बेस्ट और शॉर्ट और स्वीट पढ़ा है, ठीक है। अब हम आपसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद हम आपसे विदा चाहते हैं, चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका जो होगा वो आपको फेसबुक पेज मेरा क्या है, गुरुकुल 247, उस पर बता दिया जाएगा। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। उससे क्या होगा, जो भी नोटिफिकेशन होगा वो आपको मिलता रहेगा, ठीक है ना। आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, उसका नाम भी गुरुकुल 247 है। देखो एफबी का नाम भी क्या है, गुरुकुल 247। टेलीग्राम का नाम भी क्या है, गुरुकुल 247, ठीक है ना। अब वीडियो आपको कम क्यों मिल रही है, उसके पीछे रीजन ये है, कुछ दिनों से गले में प्रॉब्लम होने की वजह से मैं आपको मैथ और साइंस जो है उसकी प्रॉपर तरीके से आपको वीडियो प्रोवाइड नहीं करा पा रहा हूं। डॉक्टर से संपर्क करने का थोड़ा ठीक हुआ है तो मैंने आज वीडियो आपको शूट की है, ये आपको कल सुबह तक मिल जाएगी, ठीक है। तो आप ये याद रखना कि अच्छा और बेस्ट कॉन्सेप्ट लेकर आऊंगा आपके लिए। फिजिक्स की 15 से 20 वीडियो में आपका पूरा फिजिक्स कंप्लीट करा दूंगा कंपटीशन का, ठीक है ना, जो कि पेपर में आपको 4 से 5 नंबर लाने में हेल्प करेगा। देखते रहिए आप गुरुकुल 247। अब मैं आपसे अलविदा लेता हूं, ठीक है। थैंक यू।